नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय के यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 13 एवं न्यायिक पुनर्वलोकन। तो चलिए आज अगला में स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 13 में मूल संविधान में केवल 3 आर्टिकल थे। आर्टिकल 13(1), 13(2) तथा 13(3). 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 13(2) कहता है कि संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या उसे छीनता है। अब इस कानून का मतलब क्या है? इस कानून का मतलब अनुच्छेद 13(3) में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कानून का मतलब है अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि एवं प्रथा। यह कानून का मतलब है। तो जैसा आपको हमने शुरुआत में कहा कि अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है? न्यायिक पुनरावलोकन से है, जुडिशियल रिव्यू से है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है और इसे हम कहाँ से लिए हैं? तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि यह न्यायपालिका की ऐसी शक्ति को बताता है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा पारित किए गए वैसे कानून को जो मौलिक अधिकार को कम करता है या छीनता है, या फिर कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेश जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसे न्यायपालिका नल एंड वॉइड अर्थात अमान्य घोषित कर सकती है। इसके अलावा न्यायपालिका अपने पूर्व में दिए गए निर्णय की समीक्षा भी कर सकती है। अब न्यायिक पुनर्वलोकन की जो अवधारणा है यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका में एक वाद है मारवाड़ी बनाम मेडिसन, ये 1803 का वाद है। मेडिसन अमेरिका का एक शहर है। यदि आप अमेरिका का मैप पढ़ेंगे तो अमेरिका में एक झील है मिशिगन झील। उस मिशिगन झील पर 4 शहर है, गैरी, शिकागो, मिलवाकी तथा मेडिसन। उसी मेडिसन वाद है। इसी वाद में अमेरिका के न्यायपालिका ने न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना का प्रतिपादन किया और हम लोगों ने न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना वहीं से लिया है। अब हमारे संविधान में केवल एक जगह न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द की चर्चा है, वो है अनुच्छेद 137 में। परंतु हमारे संविधान में कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिसका प्रयोग करके न्यायपालिका ने न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किया है। जैसे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131 से लेकर अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 372। इन सब आर्टिकल का प्रयोग करके न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति मिलती है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हम हर एक आर्टिकल की चर्चा करेंगे। आगे जो भी आर्टिकल छूटा है इसमें सबकी चर्चा करेंगे आगे। तो न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान में केवल एक ही जगह है, परंतु विभिन्न आर्टिकल के द्वारा क्या हुआ, न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति मिली है। तो उसमें एक आर्टिकल अनुच्छेद 13 भी है। अब हमें कुछ सिद्धांत को जानना जरूरी है। अब हमें कुछ सिद्धांत जानते हैं ताकि हम अनुच्छेद 13 को अच्छे समझ सके। तो ये 5 सिद्धांत हमने बोर्ड पर लिख रखा है। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉल्युबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग तथा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो पहले देखते हैं ग्रहण का सिद्धांत, इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो संविधान लागू होने से पूर्व ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की सीमा तक वह कानून शून्य होगा, उस कानून पर ग्रहण लग जाएगा। ये सपोज कीजिए कि ये एक कानून है और इस कानून का इतना भाग क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो इतना भाग क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा इस पे, और केवल कानून का इतना भाग ही प्रभावी रहेगा। सेकेंड है केस है भीखाजी नारायण वाद।
इस केस में एक भीखाजी नारायणवाद, भीखाजी नारायणवाद, ये 1955 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि संसद संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में परिवर्तन करती है तो पूरा जो ग्रहण लगा हुआ है वह फिर से प्रभावी हो जाएगा। जैसे समझिएगा कि मान लीजिए कोई ऐसा कानून रहा होगा जो संपत्ति के अधिकार को कम करता होगा, तो कानून क्या होगा, समाप्त हो गया होगा। परंतु जब 24वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया होगा तो उससे पूर्व जो भी कानून रहा होगा वो क्या होगा, फिर से एक्टिव हो गया होगा। ठीक है। सेकंड हमारा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें है कि अनुच्छेद 13(1) और 13(2) में कहा गया है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को कम करता है, छीनता है। मतलब मौलिक अधिकार से असंगत होने वाला कानून क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अब इसमें न्यायपालिका का संपूर्ण विधि को अमान्य घोषित करने के स्थान पर केवल विधि के उस भाग को हटाएगा जो मौलिक अधिकार को कम करता है, छीनता है। समझ कीजिए कि ये कानून है, इस कानून का इतना भाग मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका क्या करेगी, इस कानून को समाप्त कर देगी। अब इस कानून का यदि यही कोर पार्ट्स है तो कानून अपने आप क्या होगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। थर्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, अधित्यज्य का सिद्धांत। यह सिद्धांत भारत में नहीं है, यह सिद्धांत अमेरिका में है। इसके द्वारा जनता अपने अधिकारों को त्याग कर देती है और संसद को कानून बनाने की खुली छूट देती है। भारत में व्यक्ति अपने अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। और चौथा है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग, भविष्य लक्ष्य विनियमन का सिद्धांत। भारत में मौलिक अधिकार की संकल्पना रेट्रोस्पेक्टिव न होकर प्रोस्पेक्टिव है, अर्थात जब से मौलिक अधिकार संशोधन किया जाएगा तभी से वो लागू होगा, वो पहले से जाकर प्रभावी नहीं होगा। लास्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसे समझने के लिए हम कुछ वाद को समझते हैं। ये विभिन्न वाद हमने बोर्ड पर लिख रखा है ताकि समय कम लगे। संविधान लागू होने के बाद से ही संसद ने सामाजिक आर्थिक न्याय, जिसकी चर्चा डीपीएससी में किया गया है, उसे लागू करने के लिए मौलिक अधिकार में बराबर संशोधन करती रही है। इस संदर्भ में कई सारे विवाद पैदा हुए हैं, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला विवाद है शंकरी प्रसादवाद। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या संसद संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को कम कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या छीनता है। तो क्या इस लॉ के भीतर संविधान संशोधन आता है या नहीं आता है, यह मुख्य विवाद है। यदि इसके भीतर ये आएगा तो क्या होगा, राज्य मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर पाएगा, और यदि इसके भीतर नहीं आएगा तो राज्य मौलिक अधिकार में संशोधन कर पाएगा। तो शंकरी प्रसादवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ जो है एक प्रधान विधि है, जबकि संविधान संशोधन एक अप्रधान विधि है। इसलिए संसद संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है। परंतु गोरखनाथ केस में न्यायपालिका ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को पलट दिया और कहा कि यह जो विधि है इसके भीतर ही क्या आता है, संविधान संशोधन आता है। मतलब विधि और संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है, इसलिए संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। अब गोरखनाथवाद के निर्णय को पलटने के लिए संसद ने 2 संशोधन किए, एक 24वां संविधान संशोधन और एक 25वां संविधान संशोधन। 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया और इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जो विधि है उसमें संविधान संशोधन नहीं आता है, इसमें अनुच्छेद 368 नहीं आता है। और 25वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि यदि संसद को
39B और C को लागू करना है तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 31 का उल्लंघन कर सकती है। इन दोनों संशोधन को केशवानंद भारतीवाद में चैलेंज किया गया। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट दिए। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि विधि और संविधान संशोधन विधि दोनों अलग अलग है। दूसरा, उन्होंने कहा कि संसद संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है। तीसरा, उन्होंने कहा कि यदि संसद 39B को लागू करना चाहती है तो वह 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकती है। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट उन्होंने दिया उसका नाम है आधारभूत ढांचा। उन्होंने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु इससे संविधान का आधारभूत ढांचा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब आधारभूत ढांचा है क्या? न्यायालय ने इसके बारे में नहीं बताया। न्यायालय ने कहा कि हम हर एक वाद में बताएंगे कि आधारभूत ढांचा है क्या। अब केशवानंद भारतीवाद के जजमेंट को पलटने के लिए संसद ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में और इसमें 2 आर्टिकल जोड़ा गया, 368(4) तथा 368(5). 368(4) में कहा गया कि संसद द्वारा किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है और 368(5) में कहा गया कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। पुनः मिनर्वा मिल्स वाद में 42वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया। मिनर्वा मिल्स केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1980 का। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि जो 42वां संविधान संशोधन का ये पार्ट्स है, 42वां संविधान संशोधन को संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, परंतु आप पढ़ चुके हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कि संशोधन के उसी भाग को हटाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करता है। तो न्यायालय ने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन के इन संशोधन को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि यह जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो पुनः न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में जो निर्णय दिया था उसे प्रभावी कर दिया। क्या प्रभावी हुआ कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है परंतु इससे संविधान का आधारभूत ढांचा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने विभिन्न वाद में इन सब चीज़ों को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया है, जैसे संविधान की स्वच्छता, सरकार का गणतांत्रिक तथा लोकतांत्रिक स्वरूप, पंथ निरपेक्षता, न्यायिक पुनर्वलोकन, शक्तियों का विभाजन, संप्रभुता, इन सब बातों को न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। अब एक प्रश्न उठा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति को सीमित किया गया है, तो क्या संसद यदि कि संशोधन को 9वीं अनुसूची में डाल देता है तो क्या न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार कानून को संरक्षण करना। तो 2007 का एक वाद है IR केहलोवाद 2007। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केशवानंद भारतीवाद के बाद जो भी संशोधन या जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं न्यायपालिका उन सब का पुनर्वलोकन कर सकती है। अर्थात अब न्यायपालिका पूरे संविधान का संशोधन कर सकती है। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक से संबंधित विभिन्न चर्चा। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिप्ले कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।